हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरटी एकेडमी। और मैं आपका बायोलॉजी टीचर नागेंद्र साहू। आई होप 12th अच्छे से होंगे और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, बिकॉज हमारा जो एकेडमी है आरटी एकेडमी, ये आपको ऑल ओवर ईयर नोट्स एंड बेस्ट फैकल्टी के थ्रू लेक्चर्स के वीडियो प्रोवाइड करती है। तो 12th बात करें हम अपने चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में, जहां पे माइक्रोब्स ने काफी साथ दिया ह्यूमंस को उसे डिसीज फ्री रखने में, सीवेज ट्रीटमेंट में, बहुत सारे बायोएक्टिव केमिकल्स को बनाने के लिए, एंड अब उसके हम यूजेस देखेंगे एज अ बायो कंट्रोल एजेंट एंड बायो फर्टिलाइजर। तो हमारे चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है और इस टॉपिक में हम कुछ ऐसे एजेंट के बारे में जानेंगे जो सॉइल में मौजूद हार्मफुल पेस्ट से, हर्ब से हमें बचाएंगे। बचाया तो जैसे भी जा सकता है, नॉर्मल केमिकल से डाल करके, जो भी आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स उनका यूज करके, लेकिन वो फर्टिलाइजर हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाएंगे। और इस चीज को मद्देनजर रखते हुए हमने कुछ माइक्रोब्स का यूज किया जिन्होंने सॉइल की फर्टिलिटी को भी बढ़ाया, साथ ही साथ हमारी बॉडी में हार्मफुल केमिकल के एक्युमुलेशन से भी रोका गया। जानेंगे हम कुछ ऐसे एजेंट के बारे में जो पेस्ट को डिस्ट्रॉय करेंगे। लिविंग ऑर्गेनिज्म ही है, एक तरीके की वो भी स्पीसीज हैं जो दूसरे हार्मफुल स्पीसीज को खा जाएंगी। तो आज हमारा टॉपिक इन दो चर्चाओं पे रहेगा, जहां पर हम माइक्रोब्स का यूज करते हैं एज बायो कंट्रोल एजेंट एंड बायो फर्टिलाइजर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 12th माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में टॉपिक माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर एजेंट एंड बायो कंट्रोल एजेंट। चलिए चलते हैं, चालू करते हैं। तो सबसे पहले आज बात करेंगे हम माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट। देखिए, बायो कंट्रोल एजेंट, माइक्रोब्स तो हम अच्छे से जान गए हैं कि माइक्रोब्स का मतलब है हमारे बैक्टीरिया, फंजाई, ये छोटे छोटे माइक्रोब्स जिनका हम यूज करेंगे एक बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू, कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे इनकी बॉडी में, और मॉडिफिकेशन करके हम एक अच्छा प्रोडक्ट तैयार करेंगे, एक एक केमिकल फ्री एनवायरनमेंट तैयार करेंगे एक क्रॉपिंग एरिया में। तो माइक्रोब्स हो गया। बायो कंट्रोल का मतलब क्या? देखिए, बायो का मतलब हो गया लिविंग, बायो मतलब लिविंग, कंट्रोल करना है, यानी माइक्रोब्स को यूज कर रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल करने में। तो यहां जो ये बायो कंट्रोल है, ये बायो कंट्रोल डिफाइन करेगा जो भी पेस्ट है हार्मफुल, जो भी हार्मफुल हमारे पेस्ट हैं या फिर हमारे वाइल्ड प्लांट्स हैं, जैसे कि जिन्हें हम हर्ब्स की तरह बात करेंगे, या वेडिसाइड्स होते हैं, वीड्स कहते हैं उन्हें, वो हैं, उन पे हमें कंट्रोल करना है। और जब उन पे हमें कंट्रोल करना है तो माइक्रोब्स का यूज करेंगे बायो कंट्रोल एजेंट की फॉर्म में। चलिए, एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट लाइंस आपके लिए लेके आया हूं, जिनके थ्रू आप अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं, साथ ही साथ टॉपिक का एक्सप्लेनेशन हो जाए। बहुत से लोगों की दिक्कतें आती हैं कि कोई हमें एनसीईआरटी एक्सप्लेन कर दे बस, और बात कई हद तक सही भी होती है कि एनसीईआरटी में काफी कुछ छिपा होता है, उसे पढ़ के अच्छा एग्जाम क्वालिफाई किया जा सकता है, खासकर नीट के लिए। तो वही मैंने किया है। यहाँ पर मैंने आपको थोड़े बहुत पिक्स के साथ, कुछ ओरिजिनल पिक्स के साथ एनसीईआरटी की लाइंस यहाँ पर अपडेट की है मैंने। माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट पे सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट की, बायो कंट्रोल इज द यूज ऑफ बायोलॉजिकल मेथड फॉर कंट्रोलिंग प्लांट डिसीज एंड पेस्ट। बायो कंट्रोल कह रहा है हम क्या करेंगे, इसमें यूज करेंगे
बायोलॉजिकल मेथड्स के थ्रू कंट्रोल करेंगे प्लांट डिजीज पे एंड पेस्ट पे। पेस्ट क्या है और वीड्स क्या, याद रखिएगा पेस्ट एक तरीके के इंसेक्ट होते हैं जो हमारे क्रॉप को बेकार करते हैं, और पेस्ट डिसीज तो आप अच्छे से जानते हैं, बहुत सारे माइक्रोब डिसीज कॉज करते हैं, प्लांट्स में अच्छी खासी फसल बर्बाद हो जाती है, उसके लिए भी हम बायो कंट्रोल एजेंट का यूज करते हैं। तो एग्जाम्पल पे अगर बात करें तो एग्जाम्पल बड़े इंपॉर्टेंट है। लेडी बर्ड कंट्रोल एफिड्स। लेडी बर्ड यानी बीटल, एक स्पीसीज है बीटल की जिसे लेडी बर्ड के नाम से जानते हैं, जिसे हम लेडी बर्ड के नाम से जानते हैं। और उस लेडी बर्ड की जो एक स्पीसीज है वो स्पीसीज है आपकी बीटल। ओके, बीटल कंट्रोल करता है एफिड्स को, ड्रैगन फ्लाई कंट्रोल करती है मॉस्किटो को, क्योंकि मॉस्किटो भी क्या करते हैं, हमारे प्लांट के सेल सैप को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और अगर प्लांट का सेल सैप एब्जॉर्ब हो गया, अगर प्लांट सेल का सेल सैप एब्जॉर्ब हो गया, सिंपल सी बात है, अगर साइटोप्लाज्म ही खत्म हो गया सेल का, तो अब कोई केमिकल रिएक्शंस नहीं हो पाएगी। और जब कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो पाएगी, ऐसे हालात में सेल डैमेज हो जाएगी। सेल डैमेज होता है तो सेल से ही प्लांट बॉडी बनी है, पूरी प्लांट बॉडी खराब हो जाएगी। तो वहां पर यूज किया ड्रैगन फ्लाई को जो मॉस्किटोज पे कंट्रोल करता है, लेडी बर्ड को जो एफिड्स पे कंट्रोल करता है। ओके, एंड देखिए केमिकल पेस्टिसाइड्स की बात करें तो केमिकल पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड किल बोथ यूजफुल एंड हार्मफुल ऑर्गेनिज्म एंड कॉजेस पॉल्यूशन। केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स का मतलब है कि आप पेस्ट को मारते हैं, पेस्ट को मार रहे हैं, और इंसेक्टिसाइड में इंसेक्ट मारे जाएंगे, बहुत सारे इंसेक्ट होते हैं, उस इंसेक्ट का मारने के लिए आप कोई केमिकल यूज करते हैं। साइड से लग जाता है, साइड का मतलब देखिए सुसाइड से बना है, यानी पेस्ट को मारने वाले पेस्टिसाइड, इंसेक्ट को मारने वाले इंसेक्टिसाइड, वीड्स को मारने वाले वीडिसाइड्स। ऐसा केमिकल यूज जब हम करते हैं तो ऐसी कंडीशन पे हमारे कुछ वहां पर ऐसे भी ऑर्गेनिज्म मारे जाते हैं क्रॉपिंग फील्ड में जो यूजफुल है। जैसे कि अगर आप लेग्यूमिनेसी फैमिली में चले जाएं तो राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो प्लांट को नाइट्रोजन प्रोवाइड कराता है, और इसके बदले प्लांट उसे फूड देता है, शेल्टर देता है। तो अब आपने कोई पेस्टिसाइड डाला, कोई इंसेक्टिसाइड डाला, अब वो तो नाइट्रोजन प्रोवाइड करा रहा, वो केमिकल उसको भी हार्म कर सकता है, वो खराब हो जाएगा, नाइट्रोजन की एक्सचेंजमेंट रुक जाएगी। जब नाइट्रोजन का एक्सचेंज रुक जाएगा देन ऐसी कंडीशन में प्लांट भी क्या हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। तो सोचा गया कि अगर केमिकल पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड्स की जगह हम कुछ नई चीज यूज करें, हम कुछ ऐसे माइक्रोब्स यूज करें जैसे ही वो प्लांट को खाए, जो पेस्ट हो वो मर जाए अपने आप, उस पर्टिकुलर प्लांट पर अटैक करने वाला कोई भी इंसेक्ट हो वो मर जाए अपने आप, तो हमें कोई केमिकल डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इसके पीछे साइंस का बहुत बड़ा रोल होता है, साइंटिस्टों का रोल होता है, बायोटेक्नोलॉजी यूज करी जाती है। तो केमिकल सॉइल को तो खराब ही करते हैं, और ऐसे अगर केमिकल में बने हुए वेजिटेबल्स हम खाएंगे तो देखिए क्या हाल होता है। जब आप एक कंसंट्रेशन आपकी बॉडी में किसी भी हार्मफुल केमिकल की बढ़ती जाती है, ऐसी कंडीशन पे देख लीजिए हेड का क्या हाल हुआ है। तो बचना चाहिए हमें ऐसे केमिकल्स, और इसीलिए ऐसे केमिकल्स के लिए हमारे पास एक टॉपिक चालू हुआ है माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट, जहां पर आपने सबसे पहले एक चीज देखी कि हम बायोलॉजिकली बीटल को, एफिड्स को रोक सकते हैं। एफिड्स और मॉस्किटो जो सेल से आपको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, चूस जाते हैं उसको। इधर ड्रैगन फ्लाई कंट्रोल कर रहा है मॉस्किटो पे, ये भी दोनों हमारे कैसे हैं, माइक्रोब्स यूज कर रहे हैं, बायो कंट्रोल एजेंट है। केमिकल पेस्टिसाइड्स और स्टेट की करना बोथ यूजफुल एंड हार्मफुल ऑर्गेनिज्म एंड कॉजेस पोल्यूशन, पोल्यूशन तो कॉज करेगा जैसे मैंने बताया। बायो कंट्रोल मेथड हैज नो सच प्रॉब्लम। अगर आप बायो कंट्रोल मेथड को यूज करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आखिर क्या यूज करते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहला हमारा एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है
बैसिलस thuringiensis, इसका शॉर्ट फॉर्म बीटी कई जगह लिखते हैं। तो बैसिलस thuringiensis नाम का एक माइक्रोब होता है जिसे हम बीटी कहते हैं। ये जो हमारा बैसिलस thuringiensis है बड़े काम का बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया में एक प्रोटीन पाई जाती है जो बनाता है बैक्टीरिया। क्या है प्रोटीन, थोड़ा मैं पहले अपने अंदाज में आपको बताता हूँ, फिर आपको मैं ले चलूंगा आपके एनसीईआरटी पे। क्लियर? सबसे पहले मैं बैसिलस thuringiensis देखिए कैसे बायो कंट्रोल एजेंट कर रहा है हमारे माइक्रोब। बैसिलस thuringiensis एक बैक्टीरिया है, एक माइक्रोब की कैटेगरी। क्या कर रहा है देखिएगा, बैसिलस thuringiensis ये बैक्टीरिया है। क्लियर? ये बैक्टीरिया ऐसे मान लीजिए कोई प्लांट है, ये देखा गया कि इस प्लांट में जब कोई इंसेक्ट इस प्लांट को खाता है और अगर इस प्लांट में हमारा ये बैक्टीरिया मौजूद है, अगर ये हमारा बैक्टीरिया इस प्लांट में मौजूद है, जैसे ही इंसेक्ट इस बैक्टीरिया को खाता है, इंसेक्ट की डेथ हो जाती है। साइंटिस्टों ने दिमाग लगाया कि अगर ये बैक्टीरिया को खाने पे इस इंसेक्ट की डेथ हो जाती है तो क्यों ना पहले इस बैक्टीरिया पे रिसर्च करें कि आखिर ऐसा बैक्टीरिया में क्या था जो रिस्पॉन्सिबल था इस इंसेक्ट के डेथ का। पता चला तो इस बैक्टीरिया में एक ऐसी प्रोटीन पाई जाती है जो टॉक्सिक होती है, टॉक्सिन होती है, जहरीली होती है, लेकिन ये पर्टिकुलर उस इंसेक्ट के लिए पॉइजनस है, प्लांट्स या हमारे लिए पॉइजनस नहीं है। ये टॉक्सिन जैसे ही बैक्टीरिया को खा गया ये इंसेक्ट, ये टॉक्सिन भी उसके बॉडी में चला जाता है और टॉक्सिन जैसे ही उसके बॉडी में जाता है वो इस इंसेक्ट को, जो उसकी इंसेक्ट की जो गट है, गट मतलब एलिमेंट्री कैनाल, उस एलिमेंट्री कैनाल को लाइसिस कर देता है, गला देता है। और जब गट ही लाइसिस कर गई, एलिमेंट्री कैनाल ही लाइसिस कर गई, तो सिंपल सी बात है यार कि वो मारा जाएगा। अगर हमारी एलिमेंट्री कैनाल गला दी जाए तो हम मारे जाएंगे। साइंटिस्टों ने एक ब्रेन अप्लाई किया कि आखिर कौन सा ऐसा जीन है जो इस प्रोटीन को बनाता है। समझिएगा बात को, आपने मेरे से पढ़ा हुआ है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जहां पर आपने पढ़ा था सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कि डीएनए ने आरएनए को बनाया, आरएनए प्रोटीन एंड प्रोटीन कैरेक्टर को डिफाइन करती है। पता लगाया गया कि आखिर इस प्रोटीन को बनाने के लिए जिम्मेदार जीन कौन सा था। उस जीन को जब पता लगाया गया तो उस जीन को एक नाम रखा गया, क्रायजीन। क्रायजीन। साइंटिस्टों ने क्या किया, इस क्रायजीन को निकाला और एक सीड में डाल दिया। क्रायजीन को निकाल करके आपने पढ़ा हुआ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, उन्होंने इस जीन को सीड में मिला दिया। जैसे ही मिलाया, अब ये जीन इस प्लांट के ग्रोथ के साथ बढ़ता जाएगा। प्लांट की हर एक सेल में हमारा क्रायजीन पहुंच जाएगा। और जब क्रायजीन पहुंच जाएगा, जब हमारा क्रॉप बड़ा होगा, जब इसको इंसेक्ट खाने आएंगे भाई साहब, जब इंसेक्ट खाने आएंगे इनको, तो खाते ही उस इंसेक्ट के बॉडी में प्रोटीन, हमारी क्राई प्रोटीन पहुंच जाएगी, जिस कारण वो इंसेक्ट मारा जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने किसी भी केमिकल का यूज नहीं किया, किसी पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स का यूज नहीं किया, फिर भी
हमारी क्रॉप हेल्दी है, बच गई है और किसी केमिकल का यूज ना होने के कारण इससे बने हुए जो भी प्रोडक्ट हैं वो हमारे लिए बेनिफिशियल होंगे, कोई पोल्यूशन नहीं कॉज करेंगे। ये है बायो कंट्रोल एजेंट। तो माइक्रोब्स, इतना छोटा माइक्रोब्स एक तरीके से हमारे इंसेक्ट को, पेस्ट को मारता है और ना दूसरे इंसेक्ट को प्रॉब्लम करेगा, पर्टिकुलर जो टारगेट वाला इंसेक्ट है उसी को ही खत्म करता है। तो ऐसे है हमारा माइक्रोब्स जो अटैक करता है एक स्पेसिफिक इंसेक्ट में। ठीक है, चलिए आ जाइए फिर से एनसीईआरटी पे। तो बैसिलस thuringiensis जैसे मैंने बताया, बीटी कॉटन, बहुत सारे ऐसे कॉटन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम पहले कॉटन में आई थी क्योंकि एक टाइम पे भारत कॉटन का एक अच्छा एक्सपोर्ट करता था कॉटन, और कॉटन पे ही वो इंसेक्ट बहुत पाए गए। इसी कॉटन को बचाने के लिए उस कॉटन प्लांट में क्रायोजेन इंसर्ट किया गया और हमारे कॉटन को हेल्दी बनाया गया। चलिए कुछ पॉइंट्स पे आते हैं। टू कंट्रोल बटरफ्लाई कैटरपिलर, बटरफ्लाई और कैटरपिलर को भी कंट्रोल किया गया इस बैसिलस thuringiensis से, जो खाएगा वो मारा जाएगा। The dried spores of BT available in sackets are mixed with the water and sprayed on to vulnerable plants such as brassicas and fruit trees। कह रहा है कि the dried spore, बीटी के ड्राइड स्पोर भी आते हैं, इस बैक्टीरिया के ड्राइड स्पोर भी आते हैं। एक तरीका मैंने आपको बताया जब जीन्स में इनसे एंटर किया, वो बायोटेक्नोलॉजी का मेथड है, उसके लिए आपको कोई चीज स्प्रे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक दूसरा तरीका बता रहा है कि ड्राइड स्पोर, इस बैक्टीरिया के ड्राइड स्पोर मार्केट्स में मिलेंगे, जो भी साइंटिफिक शॉप्स होंगी वहां मिलेंगे, और इसको वाटर के साथ मिक्स करके हम प्लांट पे स्प्रे कर सकते हैं। वो भी बात सही है, लेकिन ये थोड़ा सा हो सकता है हार्मफुल हो कि बैक्टीरिया तो जाएगा ही जाएगा बॉडी में, आप वॉश करेंगे उसके बावजूद। फिर आप वाटर में मिक्स करने के बाद स्प्रे कर दीजिए जो भी आप प्लांट को बचाना चाह रहे हैं। जैसे स्प्रे करेंगे, अब तो बैक्टीरिया स्प्रे करके चिपके हुए हैं क्योंकि बैक्टीरिया आपको समझ ही नहीं आएगा, ऐसे डस्ट पार्टिकल है वो। दीज आर ईटन बाय द कैटरपिलर, कैटरपिलर उनको खाने आएंगे और जैसे कैटरपिलर खाने आएंगे, कैटरपिलर प्लांट के स्टेम या लीफ के साथ उस बैक्टीरिया के स्पोर्स को भी खा जाएंगे। अभी जब बैक्टीरिया के स्पोर्स को खा जाएंगे देन क्या होगा, उनकी गट में टॉक्सिन पहुंचेगा, रिलीज होगा और वो मारे जाएंगे। तो ये भी एक अच्छा प्रोसेस था, एक सिंपल प्रोसेस था, एक नॉर्मल फार्मर भी कर सकता है। इनके स्पोर्स लीजिए, वाटर में मिक्स करिए, मिक्स करके स्प्रे कर दीजिए प्लांट्स पे। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब हम दूसरे अपने बायो कंट्रोल एजेंट के पास चलेंगे और जो है हमारे ट्राइकोडर्मा स्पीसीज। तो ट्राइकोडर्मा, मैं इसको लिख देता हूं अच्छे से आपको समझ में आ जाए। ट्राइकोडर्मा, TRICHODERMA, ट्राइकोडर्मा एक स्पीसीज है फंगस की। फंगस मींस फफूंद, नॉर्मल हम इसे फफूंद कहते हैं घरों में। तो ट्राइकोडर्मा एक फंगस है और इस फंगस का भी हमने यूज किया एज अ बायो कंट्रोल एजेंट। दे आर सीन इन द रूट इकोसिस्टम, रूट इकोसिस्टम में मिलते हैं हमारे ट्राइकोडर्मा। दे कंट्रोल सेवरल प्लांट पैथोजेंस, ये प्लांट को कई सारे पैथोजन से बचाते हैं। तो आपने यहाँ पे नेम याद रखना है बस, ट्राइकोडर्मा, जो प्लांट के रूट एरिया इकोसिस्टम पे पाए जाते हैं और प्लांट को बचा रहे हैं बहुत सारे फंगस से। तो ये तो हमारे बायो कंट्रोल एजेंट काफी अच्छा काम कर रहे हैं। अब आपने कोई बायो कंट्रोल एजेंट के नाम याद रखने। देखिए दूसरा हमारा बायो कंट्रोल एजेंट है बैकलोवायरस। अभी लास्ट ईयर एग्जामिनेशन में बोर्ड के बैकलोवायरस से क्वेश्चन पूछा गया था, तो याद रखें आपको उसमें याद रखना है बैकलोवायरस का नाम दूसरा इसके जीनस के नाम को याद रखिए। अभी पूछा गया था एग्जाम में बोर्ड के, ये है न्यूक्लियोस्पोरा, न्यूक्लियोपॉलीहेड्रा। ये वायरस है एक बैकलोवायरस जो जीनस में आता है न्यूक्लियोपॉलीहेड्रा। तो न्यूक्लियोपॉलीहेड्रा, पॉलीहेड्रा मतलब बहुत ही हेड जो इसका होता है वो पॉलीगोनल होता है, तो उस जैसा हेड होता है इसलिए इसको पॉलीहेड्रा बोलते हैं। न्यूक्लियोपॉलीहेड्रा जीनस में हमारा इंक्लूड है बैकलोवायरस। कॉमन सा नाम है बैकलोवायरस, जी इसको गंदे तरीके से नाम लीजिए जल्दी लर्न हो जाएगा बैकलोवायरस। तो बैकलोवायरस जो आया वो जीनस में आया, न्यूक्लियोपॉलीहेड्रा में आया उसमें, और ये क्या कर रहे हैं, अटैक इंसेक्ट एंड अदर आर्थ्रोपोड्स। ये भी इंसेक्ट और आर्थ्रोपोड्स को मारने का काम करते हैं हमारे।
It is suitable for species-specific narrow spectrum insecticidal application and desirable in IPM इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम है, जो एक तरीके के इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स को, जो हार्मफुल इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स हैं, उनको रोकने का काम करते हैं। ये एक ऐसी संस्था है, मैनेजमेंट है। तो इट इज सुटेबल फॉर स्पीसीज स्पेसिफिक, स्पेसिफिक पर्टिकुलर स्पीसीज पर अटैक करेगा। नैरो स्पेक्ट्रम मींस बहुत ज्यादा रेंज में नहीं काम करेगा कि बहुत सबको बढ़ा देगा। हाँ, नैरो स्पेक्ट्रम पे काम करेगा, सटीक काम करेगा, बट नैरो स्पेक्ट्रम पे काम करेगा। देन इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन है, इंसेक्ट को मारने का काम करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे को नाम याद रखना है। कल आपको बैक्लोवायरस एंड जीनस क्या है इसका, न्यूक्लियोपॉलीहेड्रा। एंड इस तरीके से हमने बायो कंट्रोल एजेंट तो समझ लिए, कैसे हमारे माइक्रोब्स ने बचाया प्लांट को, सॉइल पोल्यूट करने से बचाया। एंड नाउ बात आती है माइक्रोब्स एज फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर तो बहुत सारे होते हैं, एनपीके नाम का भी फर्टिलाइजर होता है, बहुत सारे खाद होते हैं, यूरिया होता है, लेकिन ये एक तरीके के आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर है जहां पर कुछ केमिकल्स का यूज किया जाता है सॉइल की फर्टिलिटी को इंप्रूव करने के लिए। अभी हम फर्टिलाइजर की बात करें, अभी तो वहां बायो कंट्रोल एजेंट है, वहां डायरेक्ट माइक्रोब्स लड़ रहे थे। अब फर्टिलाइजर बताया जाए कैसे हम कुछ माइक्रोब्स को एज अ फर्टिलाइजर डायरेक्ट प्लांट पे पेस्ट से नहीं बचाएगा, फर्टिलाइजर इंसेक्ट से नहीं बचाएगा। फर्टिलाइजर का मेन फंक्शन होता है सॉइल के न्यूट्रिएंट को बढ़ाना। तो जब सॉइल के न्यूट्रिएंट वैल्यू को बढ़ाने की बात आएगी तो वहां भी माइक्रोब्स पीछे नहीं हटे और उन्होंने सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाया। जैसे हमारे पास रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस, जैसे मैंने बताया सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम। ये राइजोबियम बैक्टीरिया प्लांट की रूट्स में, खासकर जो हमारी पल्सेस होती हैं, पल्सेस मतलब लेग्यूम्स वाली दालें, अरहर, मूंग, मसूर, लेग्यूम्स में पाई जाती हैं हमारी, उनके रूट्स में देखिए लगी हुई है, ये रूट्स नोड्यूल्स होते हैं। इस नोड्यूल्स में पाए जाते हैं हमारे राइजोबियम बैक्टीरिया। ये राइजोबियम बैक्टीरिया कर क्या रहे हैं, ये राइजोबियम बैक्टीरिया रूट को नाइट्रोजन सप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि नाइट्रोजन को फिक्स करने की बड़ी अच्छी पावर है राइजोबियम में, और इसके बदले रूट इन्हें फूड और शेल्टर देती हैं, यानी रोटी, कपड़ा और मकान। दोनों का एक अच्छा खासा रिलेशन, और हमने इस रिलेशन को सिम्बायोसिस का नाम दिया हुआ, जहां पर बोथ ऑर्गेनिज्म आर बेनिफिटेड। बैक्टीरिया बेनिफिट ले रहा है शेल्टर एंड फूड के फॉर्म में, और इसके बदले प्लांट को एक अनमोल तोहफा देता है नाइट्रोजन, क्योंकि इन प्लांट्स के पास डायरेक्ट नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करने की पावर नहीं होती। और नाइट्रोजन एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है, चाहे वो प्रोटीन हो उसमें भी नाइट्रोजन पाई जाएगी, चाहे वो डीएनए हो उसमें भी नाइट्रोजन पाई जाएगी। दोनों के बिना जिंदगी अधूरी है। तो नाइट्रोजन बैक्टीरिया प्रोवाइड करा रहा है, तो यहाँ पर माइक्रोब्स ने एज अ बायो फर्टिलाइजर एक तरीके से सॉइल में नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन को बढ़ा रहा है, इसीलिए यहाँ पर माइक्रोब्स एज अ बायो फर्टिलाइजर यूज किया जा रहा है। तो राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम, इसका पूरा नाम है भाई साहब का राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम। ये राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम एज अ फर्टिलाइजर यूज किया जाता है, हालांकि एक नेचर में पाया जाने वाला खुद का ये एक बैक्टीरिया है। साथ ही साथ हमारे वही डिफिनेशन आपको एनसीईआरटी लिखती है, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया इन रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड समथिंग। फ्री लिविंग बैक्टीरिया भी है जिसका नाम है एजोस्पाइरुलम एजिटोबैक्टर। तो एजोस्पाइरुलम एजिटोबैक्टर ये सॉइल में मौजूद है बैक्टीरिया, यानी अगर ये दोनों बैक्टीरिया जिस सॉइल में मौजूद होंगे वो सॉइल में नाइट्रोजन कंसंट्रेशन अच्छी पाई जाएगी। और नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट एक न्यूट्रिएंट है, बिकॉज जैसे कि मैंने बताया, आपने पढ़ा भी है, डीएनए में भी नाइट्रोजनस बेस होता है, प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के एटम्स होते हैं। नाइट्रोजन नहीं तो प्रोटीन नहीं बनती, और प्रोटीन नहीं तो कोई कैरेक्टर नहीं, इसलिए नाइट्रोजन की बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पर नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए हमारे रूट नोड्यूल्स में मौजूद राइजोबियम बैक्टीरिया, सॉइल में मौजूद एजोस्पाइरुलम एंड एजिटोबैक्टर बैक्टीरिया हैं,
जो सॉइल में नाइट्रोजन की न्यूट्रिएंट को बढ़ाते हैं। माइकोराइजा, एक नया रिलेशन है माइकोराइजा। क्या रिलेशन है देखिए माइकोराइजा पे। बड़े बड़े जो ट्री होते हैं लाइक दैट पाइनस, इन पाइनस की जो रूट्स होती हैं, उन रूट्स और हमारी फंजाई, रूट्स और फंजाई के बीच एक एसोसिएशन होता है। फंजाई से हाइफी निकलती है और वो इन प्लांट्स के रूट्स के साथ जुड़ जाते हैं। ये जो एसोसिएशन बनता है फंगल हाइफी और रूट ऑफ बिग ट्रीज कॉल्ड माइकोराइजा। याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है माइकोराइजा। तो माइकोराइजा एक एसोसिएशन है, एक जुड़ाव है फंगल के हाइफी का और बड़े प्लांट के रूट्स का। फायदा क्या मिलता है? देखिए फंजाई एक अच्छा मिनरल का सोर्स होता है। फंजाई इन रूट्स को मिनरल्स प्रोवाइड कराते हैं, मिनरल्स। और आप समझ ही गए होंगे रूट्स इसके बदले क्या देगा, इनको फूड देगा, क्योंकि फंजाई एक सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म है। फंजाई इनको मिनरल्स प्रोवाइड कराते हैं, इनको फूड देते हैं। ये भी एक सिम्बायोसिस रिलेशनशिप है जिस कारण बड़े बड़े प्लांट्स को मिनरल्स और वाटर मिलता है। तो माइकोराइजा इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंजाई विद, फंजाई का नाम दिया ग्लोमस, विद प्लांट्स। द फंगस गेट्स फूड फ्रॉम द प्लांट। द फंगस सिम्बायोट परफॉर्म द फॉलोइंग। देखिए क्या बड़ा एक बोर्ड क्वेश्चन पूछता है कि फंगल सिम्बायोसिस से क्या फायदा मिल रहा है प्लांट को। तो पहला फायदा, एब्जॉर्ब फास्फोरस फ्रॉम सॉइल एंड पासेस इट टू द प्लांट। फास्फोरस को एब्जॉर्ब कर रहा है। फास्फोरस को, मैंने मिनरल की बात करी, अब उस मिनरल में पर्टिकुलर मिनरल की बात करता है फास्फोरस। फास्फोरस एब्जॉर्ब करके बड़े प्लांट्स को दे रहा है। गिव रेसिस्टेंट टू रूट बॉर्ने पैथोजेंस, रूट से पैदा होने वाली बीमारियों को रोकेगा। सैलिनिटी एंड ड्रॉट से टॉलरेशन पैदा करेगा, यानी कि सूखे से, और सैलिनिटी का मतलब जिस मिट्टी में सलाइन मीडियम हो जाता है, सॉल्ट ज्यादा हो जाती है, वो सलाइन सॉइल हो जाती है और ऐसी जगह जमीन को ऊसर या बंजर बोला जाता है, उससे भी प्लांट को बचाता है। गिव ओवरऑल इंक्रीज इन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ओवरऑल प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट को इंक्रीज करता है। तो 3 पॉइंट्स याद रखने हैं। ये पूछ सकता है क्वेश्चन, क्या 3 इंपॉर्टेंस हैं माइकोराइजा के। तो पहला है कि प्लांट को प्रोवाइड करा रहा फास्फोरस, प्लांट की जो रूट्स है उसे डिसीज फ्री कर रहा है, साथ ही साथ टॉलरेंस की पावर जनरेट करता है सैलिनिटी से और ड्रॉट से। गिव ओवरऑल इंक्रीज इन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इतना काम करता है। ये हमारे माइकोराइजा है। नाउ साइनोबैक्टीरिया मींस ब्लू ग्रीन एल्गी। ये भी एक बैक्टीरिया की स्पीशीज थी, लेकिन कुछ कारणों से इसे बैक्टीरिया से हटाना पड़ा, क्योंकि इसके अंदर एल्गी जैसी हरकतें भी थी, इसलिए इसको ब्लू ग्रीन एल्गी नाम दिया गया। ब्लू ग्रीन एल्गी भी एक तरीके का बायोकंट्रोल एजेंट। सबसे पहले ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया एग्जांपल याद कर ले, एनाबेना नॉस्टॉक, 2 याद कर लिए सफिशिएंट है। एनाबेना एंड नॉस्टॉक ये भी हमारे प्लांट्स में नाइट्रोजन को सप्लाई करते हैं। हमारे साइनोबैक्टीरिया प्लांट्स में नाइट्रोजन को सप्लाई कर रहे हैं। इन पैडी फील्ड साइनोबैक्टीरिया सर्व एज बायोफर्टिलाइजर्स। इट आल्सो एड्स ऑर्गेनिक मैटर टू द सॉइल एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। ये भी एक सॉइल में ऑर्गेनिक कंटेंट बढ़ाते हैं और जिससे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है। तो पैडी फील्ड का मतलब हो गया जो भी हमारे फील्ड जैसे कि राइस की है, वीट की है, इन सब की फील्ड पैडी फील्ड में। तो इन पैडी फील्ड्स साइनोबैक्टीरिया प्रोवाइड्स एड्स ऑर्गेनिक मैटर ड्यू टू दिस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल इंक्रीजेस। ओके, तो ये साइनोबैक्टीरिया भी हमारे बायोफर्टिलाइजर। तो देखिए सबसे पहले बायोफर्टिलाइजर में था क्या, हमारा आया बैसिलस thuringiensis, फिर बैक्लोवायरस, देन हमारा माइकोराइजा एंड देन साइनोबैक्टीरिया। 4 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए फिर दिमाग को, तो चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। ओके, तो फ्रेंड्स आज हमारी क्लास में इतना ही है। आज हमारा चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर खत्म होता है। साथ ही साथ
आज मैं टॉपिक जो भी मैंने अभी यहाँ पे टॉपिक दिया उस टॉपिक की अगर बात करें तो हमने आज सबसे पहले अपना एक टॉपिक उठाया माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट। हमने ड्रैगन फ्लाई, हमने लेडी बर्ड का यूज़ किया कुछ इंसेक्ट एंड मॉस्किटोज को मारने के लिए, एफिड्स को मारने के लिए। एंड देन हम बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस के थ्रू कुछ इंसेक्टिसाइड्स को हमने मारा, कैटरपिलर को मारा उसके स्पोर के थ्रू, और इस तरीके से हमने प्लांट को बचाया, डिसीज से बचाया, पेस्ट से बचाया, इंसेक्ट से बचाया। एंड आफ्टर दैट हम पहुंचे बायो फर्टिलाइजर पे। तो बायो फर्टिलाइजर पे हमारे आ गए साइनोबैक्टीरिया, माइकोराइजा, राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम। इन्होंने सॉइल को फर्टिलिटी को बढ़ाया। सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने का मतलब ये है सॉइल में न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाना। तो इस तरीके से हमारा चैप्टर फिनिश होता है। नेक्स्ट लेक्चर में एक नए चैप्टर की शुरुआत करी जाएगी। तो चैप्टर के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, आप तक वीडियो आसानी से पहुंच सके। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।